हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष द लर्नर। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे क्रिस्टल पदार्थ क्या होता है, क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक कोशिका या यूनिट सेल क्या होता है और इसमें जो पैरामीटर है वो क्या होता है। चलिए, हम आपको क्रिस्टल पदार्थ बता चुके थे। क्रिस्टल पदार्थ क्या होता है? जो भी संरचनात्मक इकाई है उसके व्यवस्थित क्रम में जुड़ने से बनता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का, जिसमें मेरा NaCl एक व्यवस्थित क्रम में जुड़ा होता है, फिर Cl होता है, फिर उसके बाद मेरा Na चले जाएगा, फिर मेरा Cl माइनस आ जाएगा। इसी तरह ये एक व्यवस्थित क्रम में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोले थे? क्रिस्टल पदार्थ बोले थे। ठीक है, हम बताए थे एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, एक और क्रिस्टलीय होता है, तो ये मेरा क्रिस्टलीय पदार्थ हो गया। अब हम समझते हैं मेरा क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो त्रिविम में अनंत बिंदुओं के नियमित क्रम को, नियमित व्यवस्था को हम सब कहते हैं क्रिस्टल जालक। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि मेरा एक ईटा है। त्रिविम मतलब क्या? तीन हो अच्छो उसका। इसका मान लेते हैं तो ये मेरा x है, ये मेरा z है, ये मेरा y है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ये क्या है? मेरा 3 है। इसको हम बोलते हैं त्रिविम। और अनंत बिंदुओं से क्या मतलब होता है? अनंत बिंदु का मतलब वो जो या तो आयन हो सकता है, या अणु हो सकता है, या परमाणु हो सकता है। ठीक है, तो उससे मिलके मेरा जालक बनता है। चलिए, उसके बाद है मेरा एकक कोशिका। चलिए पहले हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। त्रिविम में उपस्थित अनंत बिंदुओं के व्यवस्थित क्रम को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मेरा त्रिविम का मतलब क्या हो गया? x, y और z। तो चलिए लिख लेते हैं। त्रिविम का मतलब 3 डायमेंशनल हुआ। 3 डायमेंशन का मतलब x, y और z। ठीक है, ये मेरा 3 डायमेंशन हुआ। उसके बाद हम क्या बोले थे? अनंत बिंदु। अनंत बिंदु का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? या तो परमाणु से, या परमाणु के समूहों से, या अणु से, या नहीं तो आयन से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनंत बिंदु का मतलब परमाणु, अणु या आयन से है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं एकक कोशिका क्या होता है। कोई भी क्रिस्टल पदार्थ होता है या जो पदार्थ होता है वो किसी न किसी लगातार उसके मतलब, जैसे मान लेते हैं कि ईटा है, ईटा नहीं, एक दीवार मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक दीवार है, दीवार किससे मिलके बना हुआ है? तो ईंट को एक व्यवस्थित क्रम में जब तक हम जोड़ते नहीं जाएंगे मेरा दीवार नहीं बनेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ईंट वह पदार्थ है जिसको लगातार व्यवस्थित क्रम में जोड़ने से मेरा दीवार बनता है। तो यहाँ ईंट का मतलब क्या हो गया? ईंट का मतलब हो गया मेरा एकक कोशिका, जिसको हम यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है, और दीवार मेरा क्या हो गया? दीवार हो गया मेरा क्रिस्टल पदार्थ। तो हम कह सकते हैं कि एकक कोशिका क्रिस्टल पदार्थ का वह हिस्सा है जिसे बार बार दोहराने पर क्रिस्टल पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए एकक कोशिका हम लिख लेते हैं। एकक कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में यूनिट सेल भी कहते हैं। तो हम लिखेंगे एकक कोशिका क्रिस्टल पदार्थ का
क्रिस्टल पदार्थ का वह एकक कोष्ठिका क्रिस्टल पदार्थ का वह हिस्सा है जिसके बार बार दोहराने से क्रिस्टल पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे इसको समझाते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक फिगर बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक फिगर बनाए हैं क्रिस्टल जालक का। समझते हैं इसमें ये जो मेरा क्रिस्टल जालक है, ये जो मेरा ये ऐसे एक व्यवस्थित क्रम में है, ये मेरा क्या है, क्रिस्टल जालक है। ठीक है, अब समझते हैं इसमें यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल क्या होता था, यानी एकक कोष्ठिका क्या होता था, जिसके बार बार दोहराने से मेरा क्रिस्टल पदार्थ का निर्माण हो रहा था। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये जो मेरा पोर्शन है, ये यहाँ से यहाँ, 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 ठीक है, यहाँ और यहाँ, इसके बार बार दोहराने से मेरा क्या हो रहा है, क्रिस्टल पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो ये जो मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा यूनिट सेल, जिसको हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम क्रिस्टल जालक के बारे में बताए और एकक कोष्ठिका के बारे में बताए। चलिए, एक एकक कोष्ठिका यहाँ पर हम ले लिए। अब हम देखते हैं, जब हम दीवार बनाते हैं, दीवार के लिए जो हमें ईटा चाहिए, क्या चाहिए, ईटा चाहिए, उसका कुछ न कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सब तो होगा ना। उसी तरह इस यूनिट सेल का भी, इसको हम जब यूनिट सेल का कुछ न कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, एक्स एक्सिस में जो है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, इसके लंबाई को हम ए से मापते हैं। ये मेरा वाई एक्सिस है, इसके लंबाई को हम बी से मापते हैं। और ये मेरा जेड एक्सिस है, इसके लंबाई को हम सी से मापते हैं। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया ये लंबाई के विषय में। दूसरा बात है, मेरा एक थीटा भी तो हो सकता है ना, कि हम बोल सकते हैं ए और बी के बीच में कुछ न कुछ एंगल बनेगा, बी और सी के बीच में भी बनेगा, ए और सी के बीच में भी बनेगा। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, 3 कोण बनता है, जिसको हम अल्फा, बीटा, गामा से डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात, ए के लिए ए में मेरा अल्फा दे दीजिए, बी में मेरा बीटा दे दीजिए, बी में मेरा बीटा दे दीजिए, और सी में मेरा गामा दे दीजिए। अब देखिए, ये बात तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ए में मेरा अल्फा इधर देना है या इधर देना है। चलिए देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि ए के लिए अल्फा, यानी कि जो मेरा ए नहीं है, जिसमें मेरा ए बिल्कुल भी ना है, उसमें अल्फा दे दीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसमें तो मेरा ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है। बी और सी के बीच में मेरा ए मिसिंग है, यानी इस कोण, जो ये जो कोण बनेगा, इसको बोलेंगे अल्फा। बीटा क्या है, बी वाला में है तो बी को छोड़कर, तो बी तो इसमें और इसमें छोड़कर, तो ये मेरा क्या हो गया, बीटा। ठीक है, और गामा क्या है, सी को छोड़कर, तो सी मेरा ये है, तो इस दोनों को छोड़कर, तो ये मेरा क्या हो गया, गामा। ठीक है, ये मेरा पैरामीटर हो गया। तो चलिए इसको हम लिखा देते हैं। एक मेरा हो गया अक्षीय लंबाई, एक हो गया मेरा अक्षीय कोण। चलिए आज इसी इतना ही रहती है, आज इसको लास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए नीचे में लिख लीजिएगा, एक तरफ मेरा अक्षीय लंबाई, दूसरे तरफ मेरा अक्षीय कोण। अक्षीय लंबाई क्या हो गया, ए हो गया मेरा एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई, बी हो गया मेरा वाई अक्ष की दिशा में लंबाई, और सी मेरा, इसको तो आप ट्रिक के रूप में ध्यान ही रखिएगा। ठीक है,
चलिए, और सी मेरा क्या हो गया, जेड एक्सिस में, यानी जेड अक्ष के दिशा में लंबाई। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब चलिए अल्फा बीटा गामा देखते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या हो रहा है मेरा, अल्फा बन रहा है मेरा बी और सी के बीच में कोण। तो हम लिखेंगे बी और सी के बीच का कोण। बीटा मेरा क्या हो रहा है, बीटा हो रहा है मेरा ए और सी, तो मेरा ए और बीटा मेरा ए और सी के बीच का कोण। और गामा कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यानी ए और बी के बीच का। यहाँ पे लिखेंगे ए और बी के बीच का कोण। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसमें डालिए, हमसे पूछिए, हम 100% उसका जवाब देंगे। थैंक यू।